हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इस वीडियो में पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये समझेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे सेकेंड चैप्टर के एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन दिए हैं उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये भी हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, पॉलिनोमियल भी समझेंगे धीरे धीरे। कांस्टेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता हो, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता हो, जो कभी बदलता ही नहीं हो। जिसका भी वैल्यू फिक्स्ड होता है हम उसे कह देते हैं कांस्टेंट, और जिसका भी वैल्यू बदलते रहता है, वेरी करते रहता है, उसको हम लोग कह देते हैं वेरिएबल। जिसका वैल्यू फिक्स्ड होगा उसको बोल देंगे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं? फिक्स्ड वैल्यू। मैं आप लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनका वैल्यू फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है इनका। कौन हो जाएंगे कांस्टेंट? हम कैसे पहचानेंगे? तो कांस्टेंट होते हैं जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं, नंबर्स जितने भी होते हैं, जैसे कि 7, 100, -5, 6, 2/3, ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी भी बदलता नहीं है। तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू, जो हमेशा फिक्स्ड होता है। वेरिएबल क्या हो जाएगा? वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू बदलते रहता है। तो किसे पहचानेंगे हम? वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसे जितने भी अल्फ़ाबेट्स के लेटर होते हैं, ABCD में के जो भी लेटर होते हैं, ABC, XYZ, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैथ के अंदर, PQRS, वो सब क्या होता है? वेरिएबल ही होता है। तो अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के जितने भी लेटर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं मैथ के अंदर। जैसे कि ABC, XYZ, PQRS, ये सब क्या है? वेरिएबल है। जितने भी हम लोग मैथ के अंदर इस्तेमाल करते हैं सब क्या है? वेरिएबल, जो अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जिनके फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं उसे हम कांस्टेंट कह देते हैं। अब अगला क्या होता है? इसके बाद से कांस्टेंट और वेरिएबल को ही मिला के एक नई चीज़ बनती है जिसको कहा जाता है टर्म्स। क्या कहा जाता है? टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म्स हमारा बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल को ही मिला के। कांस्टेंट और वेरिएबल को ही मिला के क्या बनता है? टर्म बनता है। तो हम इसे कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कलेक्शन होता है क्या? टर्म्स। कैसे? टर्म्स क्या होता है? तो टर्म्स हमारा एक 7 भी हो सकता है, टर्म्स हमारा 100 भी हो सकता है, टर्म्स हमारा -5 भी हो सकता है। और टर्म क्या हो सकता है? टर्म हमारा x भी हो सकता है, टर्म हमारा x² भी हो सकता है, टर्म हमारा x³ भी हो सकता है। तो ये देखिए, ये कांस्टेंट वाला वैल्यू है, कांस्टेंट भी टर्म होता है। ये वेरिएबल वाला वैल्यू है, वेरिएबल भी टर्म होता है। साथ ही साथ अगर कांस्टेंट और वेरिएबल हम दोनों मिला दें, जैसे 7x, क्या ये एक टर्म होगा? हाँ, तो ये भी एक टर्म है। 5x², क्या ये एक टर्म है? एक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और कांस्टेंट वेरिएबल मिला के ही क्या बनता है? टर्म्स हमारा बनता है। -3x³ -100, 500x², ये सब क्या है? टर्म्स है। आपको समझ में आया अब टर्म्स क्या होता है? टर्म्स कलेक्शन और वेरिएबल को मिला के बनता है, इसीलिए कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म्स। समझ में आया? कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म क्या होता है। अब टर्म से ही मिला के बनता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसे समझते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा ऊपर लिख दिया हूं मैं, उसको नीचे लिख दे रहा हूं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इधर में लिख दे रहा हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसे समझिए।
तो टर्म्स को मिला के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। टर्म्स को मिला के क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? जब टर्म्स के बीच में हम प्लस माइनस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x + 1, ये क्या हो जाएगा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² + 6x + 3, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 10x³ + 6x² + 5x + 3, ये भी क्या है? ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? जब हम टर्म्स को एक टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, एक टर्म्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीच में सिर्फ प्लस है, क्या प्लस ही हो सकता है क्या? नहीं, माइनस भी हो सकता है। जैसे 7x² - 3x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² - 3, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म को ही मिला के क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस स्लाइड में हम 4 चीज़ समझे हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। तो अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर होते हैं वेरिएबल होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। टर्म क्या होता है? टर्म बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के, इसीलिए इसको क्या दिया जाता है? कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म। ठीक है? या टर्म को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसे हम प्लस और माइनस से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो भी तो टर्म ही है। प्लस से जिसको अलग किया 2x² और 6x को, तो ये भी क्या हो जाएगा? टर्म हो जाएगा। तो टर्म समझ में आ गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? टर्म्स को कलेक्ट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये समझ में आ गया आपको। अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ये पॉलिनोमियल्स कुछ स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। हम लिख सकते हैं वेरिएबल हैव पावर होल नंबर। वेरिएबल हैव पावर होल नंबर, इसका डिफिनीशन नीचे लिख कर आ रहा होगा। बस आप मोटा मोटी ये समझिए कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा? होल नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ और उसके बाद से आपको समझाता हूँ कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। जैसे 2x² + 6x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, हमको क्या चेक करना है पॉलिनोमियल चेक करते वक्त? कि जो वेरिएबल दिया है, यानी एक्स वाई जो भी वेरिएबल दिया है, उसका पावर कितना है। तो यहाँ पे पावर क्या है? 2 है। 2 क्या होता है? एक होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? ये तो पता होगा। 0 से जब काउंटिंग शुरू हो जाती है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो जब वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है मतलब वो पॉलिनोमियल होगा। 3x + 1, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? यहाँ पे आप देखेंगे वेरिएबल के ऊपर तो पावर लगा ही नहीं है। जब कुछ पावर नहीं लगा रहता है, वेरिएबल दिया है, पावर कुछ नहीं लगा है, मतलब वहाँ पे 1 है और 1 होल नंबर होता है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगा। 2x² + 6x + 3 + 1, मैं लिखता कुछ और हूँ, बोल देता हूँ कुछ और। 2x² + 6x + 1 दिया है। क्या इसमें अब वेरिएबल का पावर कितना दे रहा है? 2। यहाँ पे x का पावर 1 है, मतलब इसमें पावर होल नंबर दिया है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब कुछ नया ट्विस्ट कर देते हैं। 3x पावर 10 + 6x - 9x³, क्या ये अब पॉलिनोमियल होगा? तो वेरिएबल का पावर चेक करिए 10, यहाँ वेरिएबल का पावर 1, यहाँ वेरिएबल का पावर 3, मतलब इसमें जो भी नंबर दिए हैं सब होल नंबर दिख रहा है, यानी ये पॉलिनोमियल है। अब कौन पॉलिनोमियल नहीं होता है? पॉलिनोमियल कौन नहीं होता है? जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं दिया हो, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे 2x² + 6x - 3 + 1,
ये देखिए, इसमें वेरिएबल का पावर 2 है, इसमें वेरिएबल का पावर -3 है, और हम जानते हैं कि होल नंबर के अंदर कोई भी नंबर माइनस में या ओपन में नहीं होता है। यहाँ -3 आया है, मतलब ये होल नंबर नहीं है, तो जब पावर होल नंबर नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। और क्या नहीं हो सकता है, इसे बताइए है कि नहीं है। 3x + 5 2x² + 6x का पावर -10 क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर क्या दिया है, -10। कभी कभार ऐसे दे देता है कि 6√x + 3x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रूट लगा है, रूट का वैल्यू होता है 1/2। रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अगर हम रूट हटाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x 1/2 + 3x + 5। पावर वेरिएबल का क्या लग गया, 1/2। होल नंबर क्या 1/2 होता है? कोई भी होल नंबर अपन की फॉर्म में नहीं होता है, हम देखते हैं। तो मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर दिया है 6x + 3 ओपन में x दिया है, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जो x है, अगर हम इसको ऊपर भेजते हैं, अगर x ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 6x + 3x पे पावर -1। नीचे से जब नंबर ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और पावर 1 है तो ऊपर जाके माइनस पावर हो जाता है। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद से हम समझते हैं क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर लगा, उसे पॉलिनोमियल कह देंगे। अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को 2 आधार पे बांटा गया है। किस किस आधार पे? एक डिग्री के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। डिग्री के आधार पे कैसे कि वेरिएबल का डिग्री जितना रहेगा, वेरिएबल का पावर जितना रहेगा, उसके आधार पे। दूसरी चीज़, उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स दिए हैं उसके आधार पे। एक टर्म दिया रहेगा तो क्या कहेंगे, 2 टर्म दिया रहेगा तो क्या कहेंगे, वेरिएबल पावर 2 है तो क्या कहेंगे, 3 है तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं है तो क्या कहेंगे। ऐसे करके 2 भागों में बांटा गया है, डिग्री के आधार पे और टर्म्स के आधार पे। तो जो सबसे पहला पार्ट है डिग्री के आधार पे, सबसे पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर 0 हो, द डिग्री विथ 0। मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका पावर क्या दिया हो, 0 दिया हो, डिग्री 0 दिया, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक नंबर, जो भी हम कांस्टेंट पढ़े थे, तो जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 है तो 8 कैसे पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट कैसे पॉलिनोमियल होगा? वेरिएबल दिया ही नहीं है तो पावर 0 कैसे होगा? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इसको हम कैसे दिमाग लगाते हैं, आप ये सोचिए। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 लगता है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। पावर 0 होता है तो आंसर 1। अगर मैं x के साथ पावर 0 लगा दूं तो 8x के साथ मल्टीप्लाई में है, x का पावर 0 क्या आ जाएगा, 1। 8 1 जा 8, एक नंबर मिल के आ रहा है। यानी उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमको एक नंबर मिलेगा, एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसमें वेरिएबल का पावर 0 लगा होता है। समझ में आया क्या? तो मतलब जो 8 है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर 9 है ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, -100 है ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 7/2 है ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल का पावर 0। अब समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 1 दिया हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 1 दिया हो, जैसे x + 3, x के ऊपर पावर कितना दिया है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, और पावर 1 है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 1 दिया जाता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं। 3x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या? ये भी पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना दिया है, 1 दिया है। तो ये भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सिर्फ एक टर्म लिखेंगे तो चलेगा, एकदम चलेगा। पॉलिनोमियल में हमको वेरिएबल का पावर देखना है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो है।
3x प्लस 3 लिखेंगे, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा? ये भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी वेरिएबल का पावर कितना दिया है? 1 दिया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं तीसरा क्या दिया है, क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 2 दिया हो, वेरिएबल का पावर 2 दिया हो, ऐसे पॉलिनोमियल को क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल का पावर 2, जैसे 2x²। क्या ये क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? हाँ, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है। हम इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना दिया है? 2 दिया है। तो ये क्या होगा? क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मैं सिर्फ इतना भी लिख सकता हूँ x² प्लस 6। क्या ये क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? तो हाँ, ये क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर क्या लगा है? 2। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ x लिख रहा हूँ, तो क्या सिर्फ एक ही वेरिएबल x का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, हम x की जगह पे t भी इस्तेमाल कर सकते हैं, u इस्तेमाल कर सकते हैं, y इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे y² प्लस 3y प्लस 2। ये भी हमारा क्या है? क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना दिया है? 2। यहाँ पे तो 1 दिया है। हमको क्या चेक करना है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पावर 2 है तो क्वेड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं क्यूबिक, अगला चौथा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? वेरिएबल का पावर 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर क्या दिया हो? 3 दिया हो, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x³ प्लस 6x² प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का और एग्जाम्पल आप भी लिख सकते हैं अपने पास से। चलो इसका मैं दे ही देता हूँ, इसका एग्जाम्पल आपको खुद लिखना है। अब हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कैसे पॉलिनोमियल को बांटा गया है। ये चारों आपको समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट मतलब वेरिएबल का पावर 0, लीनियर मतलब वेरिएबल का पावर 1, क्वेड्रेटिक मतलब वेरिएबल का पावर 2 और क्यूबिक मतलब वेरिएबल का पावर 3। समझ में आ गया ये सब। अब हम समझते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। ये क्या होता है? जब पॉलिनोमियल को उसके टर्म के आधार पे बांटा गया हो, पॉलिनोमियल को उसके टर्म के आधार पे बांटा गया हो, कि उसमें कितना टर्म दिया हुआ है। जब पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे 2x सिर्फ एक टर्म है, x³ सिर्फ एक टर्म है, -x² सिर्फ एक टर्म दिया है। इसमें हमको वेरिएबल का पावर नहीं देखना है, टर्म देखना है कि कितना है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल वो कहलाएगा। इसमें 2x³ भी हम लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म दिए हो। बाइनोमियल भी समझ में आ रहा होगा। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म दिए हो। तो 2 टर्म जैसे x प्लस 1, एक टर्म और ये 2 टर्म, 2 टर्म दिए हैं तो बाइनोमियल। x² प्लस 2, ये भी क्या होगा? बाइनोमियल। x³ प्लस 2, ये भी क्या होगा? बाइनोमियल। जिसमें 2 टर्म दिए हों, 2x प्लस 3, ये भी क्या है? बाइनोमियल। जिसमें 2 टर्म दिए होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? बाइनोमियल। इसके बाद से क्या आएगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बताओ क्या होगा? ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म दिए हों, जैसे 2x² प्लस 6x प्लस 3, ये क्या है? 3 टर्म है। अच्छा, तीनों अलग अलग टर्म होना चाहिए। एक ही टर्म होगा तब तो वो जुड़ जाएगा। तीनों अलग अलग टर्म होना चाहिए। जैसे 6x और मैं एक और 3x ले लूँ प्लस 2x ले लूँ, तो ये 3 अलग अलग टर्म नहीं है, ये तीनों सेम है, ये जुड़ जाएगा। 6 3 9 और 9 2 11x, ये तो सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है। तो ऐसा नहीं लेना, तीनों अलग अलग टर्म होना चाहिए। ऐसे नहीं लेना है, तीनों अलग अलग टर्म होना चाहिए। जैसे 2x² प्लस 6x प्लस 3। अगला x³ प्लस 2x² प्लस x, ये भी क्या होगा? ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म है वो क्या हो जाएंगे? ट्राइनोमियल। तो ये आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बाद से हम समझते हैं नेक्स्ट। तो अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप समझिए, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल दूंगा समझ में आ जाएगा। जैसे 2x7 प्लस 3x
5 प्लस 2x। इसमें वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 7, तो 7 क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब जो भी हमको पॉलिनोमियल दिया है उसमें वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा उसी हम क्या कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7। अब मैं दूंगा बाकी आप खुद बताओगे। 3x पावर 10 प्लस 6x 18 प्लस 6x स्क्वायर। बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। यहाँ पावर 10 है, यहाँ 18 है, यहाँ 2 है, सबसे हाईएस्ट क्या है 18, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 18। 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस माइनस 3x पावर 18। इसमें वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा क्या है 18, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 18। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। मैं 3-4 दे रहा हूँ, उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 6x3 माइनस 5x पे पावर 5, इसका आप बताएंगे क्या होगा। 3x क्यूब प्लस 6x पावर 5 प्लस 9x2, इसका क्या होगा 2x माइनस 3x2 प्लस 6x पावर 6, इसका क्या होगा। इन तीनों का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा वो आप बताएंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है समझ में आ गया। अब हम समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि ये भी काम आने वाला है। कोएफिशिएंट कैसे पहचानेंगे, मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसे ये x स्क्वायर है और यहाँ पे 3 दिया है, मैं कह रहा हूँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिया है 3, मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई में है वही क्या हो जाता है कोएफिशिएंट। तो आप इसमें सब बताएंगे। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 6। तो कोएफिशिएंट क्या होता है समझ में आ गया। ऐसे ही अगर 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 दिया हो, ठीक है, ऐसे हमको नंबर दिया है। अब कह रहा है x क्यूब का कोएफिशिएंट बताइए, तो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, तो x स्क्वायर के साथ नंबर कौन सा मल्टीप्लाई में है 6 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट बताइए, तो x के साथ नंबर कौन सा है 5, तो 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या होता है कोएफिशिएंट समझ में आया। वेरिएबल के साथ में जिसका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसे हम क्या कहते हैं कोएफिशिएंट। ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो अब हम समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब x का वह वैल्यू या वेरिएबल का वह वैल्यू, कोई जरूरी तो है नहीं कि x सिर्फ दिया होगा, वेरिएबल का वह वैल्यू, जो भी वेरिएबल दिया है उसका वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसे हम क्या कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल का वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसे हम क्या कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो हमको कोई पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है px इक्वल टू x प्लस 2। हमको कोई पॉलिनोमियल दिया है x प्लस 2। अब वेरिएबल का हम वैल्यू क्या रखें कि ये पॉलिनोमियल जो दिया है ये जीरो हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ x की जगह पे अगर हम -2 रख दें तो और इधर +2 है तो 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 आ जा रहा है, यानी पॉलिनोमियल जीरो हो गया। ये पॉलिनोमियल जीरो कब हुआ है, जब मैं x का वैल्यू -2 रखा हूँ, x का वैल्यू -2 रखा गया है तब पॉलिनोमियल जीरो आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको पुट करने पे, जिसको वेरिएबल की जगह पे रखने पे पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाता है उसी हम क्या कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस पूरे चैप्टर में पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वही निकालना है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये जीरो नहीं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें इस पूरे चैप्टर में हमको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल के उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेज में दिए गए हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो अब मैं वो बताता हूँ।
तो हमारे एक्सरसाइज 2.1 में दिया हुआ है, मैं पूरा एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है, ताकि आपको आसान हो सके और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्या दिया है? फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये ग्राफ हमको दिया रहेगा, उसमें हमको बताना है कि उसके कितने जीरोज होंगे। अगर ऐसा कोई ग्राफ के रूप में कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हमको बताना है कि उसमें कितने जीरोज होंगे। तो कैसे बताया जाएगा? आप इस ग्राफ को देखिए, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये तो आपको पता है। अब कोई इसमें इन दोनों लाइन के अलावा कोई तीसरी लाइन होगी जो एक्स एक्सिस को जितना बार काटता होगा, जैसे यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को काटा, इधर से गया तो एक बार और फिर उधर से लौटा तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार काटा है, तो इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2। इसके कितने जीरोज आएंगे? 2। मतलब एक्स एक्सिस को कोई दूसरी लाइन कितना बार कट कर रही है या टच कर रही है, उसको छूते हुए, जैसे मान लीजिए ये लाइन नहीं है अभी, ठीक, अब यहाँ से एक लाइन आ जाता है ऐसे, इसको टच करते हुए ऐसे जाता है, तो कितना बार टच किया है? 1 बार। या सिर्फ ऐसे क्रॉस होके जाता है तो कितना बार क्रॉस हुआ है? 1 बार। मतलब इसके कितने जीरोज होंगे? 1 जीरोज होगा। अगर मैं ऐसा कोई लाइन लेके जाता हूँ, ये, अब देखिए इस एक्स वाले लाइन को कितना बार काटा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसके कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज। समझ में आ रहा है? मतलब एक्स एक्सिस को कोई दूसरी लाइन कितना बार कट कर रही है या टच कर रही है, उतना बार ही हो जाएगा उसके जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज उसके उतने ही हो जाएंगे। अगर कोई लाइन, मैं इसको इरेज करके बना रहा हूँ, अगर कोई लाइन सिर्फ ऐसे निकल जाता है, क्या ये एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रहा है या टच कर रहा है? ना ही काट रहा है और ना ही छू रहा है, तो मतलब इसके जीरोज कितने होंगे? 0। एक भी जीरोज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? या सिर्फ ऐसे हो जा रहा है, क्या एक्स वाली एक्सिस को टच किया? नहीं, तो मतलब ये भी क्या आ जाएगा? 0। या सिर्फ ऐसे हो गया, तब कितने आएंगे सॉल्यूशन? जीरोज कितने आएंगे? 0। जब तक कि ये एक्स एक्सिस को वो लाइन कट नहीं करता है या टच नहीं करता है, तब तक उसके एक भी सॉल्यूशन, मतलब एक भी जीरोज नहीं आएंगे। जितना बार एक्स एक्सिस को काटा जाएगा या टच करेगा वो लाइन, उतने उसके जीरोज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ते हैं अपने 2.1 में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो देख। तो चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं कि हमको कैसे सॉल्यूशन निकालना है जो भी हमारे एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं उनका। तो आपको सबसे पहले ये जान लेना है कि जो भी क्लास 10th में हमको इक्वेशन पॉलिनोमियल दिया होगा, वो सब पॉलिनोमियल कैसे होंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए हमको फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है। साथ ही साथ उसमें क्वेश्चन में ये दिया है कि जो इसका जीरोज आएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो आएगा, और इसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी बताना है, तो वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो लिखने का तरीका होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है। कैसे पहचानेंगे? हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² दिया होता है, x वाला टर्म में दिया होता है, और c कोई कांस्टेंट टर्म हमारा दिया होता है। x² के साथ a है, ये क्या है? तो x² के साथ जो उसका कोएफिशिएंट है वो है a, x का कोएफिशिएंट जो 7 यहाँ लिखा है वो है b, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म रहता है वो है c। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उन सभी को इसी फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो जीरोज तो हम निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? अगर रिलेशनशिप बताने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज करेंगे, सम ऑफ जीरोज, यानी जो भी हमारा x का 2 वैल्यू आएगा, x की वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे तब वो किसके बराबर होगा? -b अपन में a के बराबर होगा। -b क्या है? b है हमारा ये माइनस, और b हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x है हमारा b, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है? b, और माइनस फॉर्मूला में लगा है अपन a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। a हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आते हैं, 2 जीरोज आएंगे, उन दोनों जीरोज को अगर हम प्लस करते हैं तो किसके बराबर होगा?
माइनस बी अपन ए के बराबर होगा। माइनस बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू आएगा, दो जीरोज आएंगे। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, याद कर लेना है। प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं तो किसके बराबर आता है, सी ओपन में ए के बराबर आता है। सी क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। जो भी हमारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा वो क्या हो जाता है, सी। और ए हमारा क्या है, ए देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला है, इन्हीं दोनों फार्मूला पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ याद होते जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिखिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ये समझिए। जो भी हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें हमको क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वाला जो टर्म होता है इसका मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले के साथ। फर्स्ट वाला जो टर्म होता है इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ करते हैं, तो मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करने पे जो नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, 10x स्क्वायर। 10 का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो बीच वाला टर्म दिया है उसको इस प्रकार तोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे या उसमें ऐसे घटाएंगे कि जोड़ने या घटाने पे 7x आए और गुणा करने पे 10x स्क्वायर आए। तो ये कैसे पता चलता है कि हम कौन सा नंबर लें, आपको ये चेक करना है कि 10 किसके पाढ़े में आता है, 10 किसके टेबल में आता है। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा क्या होता है 10, और 2 और 5 को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 5x प्लस 2x, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7x आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। जैसे 5 2 जा 10, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसको मैं लिखता हूँ, जो पहले वाला टर्म है x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देना है। बीच वाले टर्म को हमने ऐसे तोड़ा तो लिख लेंगे 5x प्लस 2x, और जो लास्ट वाला टर्म है 10 उसको भी लिख लेंगे। ठीक, अब हमने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में से कॉमन छाटेंगे। क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों में क्या सेम है, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, x। कैसे पता चलेगा, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। प्लस 5x में से x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 5। ठीक है, अब बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो हम कह सकते हैं 2 कॉमन है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया गया तो क्या बचेगा, x। अब 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में, तो 2 5 जा 10। ठीक है, ऐसे हम कॉमन लेते हैं। ऊपर दो इसमें से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से फिर कॉमन लेंगे। ध्यान ये देना है कि जो इस ब्रैकेट में आया है वही नंबर इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है मतलब हम कहीं ना कहीं गलत किए हैं। इसके बाद से क्या प्रोसेस है, जो दोनों ब्रैकेट में आया है उसको एक जगह लिख लेंगे x + 5, और ये जो दो अलग अलग बाहर है उसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 2। ठीक, अब इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेंगे x + 5 बराबर 0, इसको लिख लेंगे x + 2 बराबर 0। अब सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालना है तो 5 को इधर भेजेंगे तो उधर +5 है, इधर आएगा तो -5। उसी तरह इसमें भी ये +2 है, इधर आएगा तो -2। समझ में आ गया। जब कोई भी वैल्यू = के दूसरे तरफ प्लस में आता है उसको दूसरे तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, इसको मान लेंगे हम अल्फ़ा, इसको मान लेंगे बीटा। तो ये आ गया हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल का जीरोज आ गया। ठीक है, अब हमारा जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आया है यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। अपना फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोज
किसके बराबर हो रहा था, माइनस बी अपन में ए के बराबर हो रहा था। जीरो का सम करेंगे तो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -5, बीटा का वैल्यू क्या है -2। तो इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, किसके बराबर होगा, माइनस बी अपन में ए के बराबर होगा। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू -5 प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में माइनस दिया है, बी का वैल्यू कितना दिया है, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट यानी 7 अपन में ए का वैल्यू क्या दिया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 है, तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे 1। ठीक, अब सॉल्व करते हैं तो ये -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -7। नीचे 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, -2 और -5 क्या हो जाएगा, -5 और -2 दोनों नंबर जुड़ जाएगा, -7 हो जाएगा इज इक्वल टू -7। जब दो नंबर के आगे माइनस लगा रहता है तो नंबर दोनों जुड़ जाता है, आंसर माइनस में आता है। ये समझ में आ गया। ये तो था सम ऑफ जीरोज। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप इसको सीरियल वाइज लिखिएगा, बोर्ड छोटा है तो मैं इधर उधर करके लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, सी अपन में ए के बराबर होता है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो किसके बराबर होगा, सी अपन में ए। अल्फ़ा कितना दिया है -5 इंटू बीटा कितना दिया है -2, बीटा कितना दिया है -2 बराबर सी का वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म, सी का वैल्यू कितना दिया है 10 और ए का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिया है 1। ठीक है, -5 और -2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 और यहाँ क्या दिया है इज इक्वल टू 10। नीचे 1 नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। ठीक है, तो जब सम ऑफ जीरोज करते हैं, रिलेशनशिप जब भी बताते हैं तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल हो जाता है। तो हमने इसको करके साबित कर दिया। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता है मतलब हम कहीं ना कहीं गलत किए हैं। तो ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, ये आ जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आएगा तब हम सम ऑफ जीरोज कर देंगे रिलेशनशिप बताने के लिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक और टाइप का क्वेश्चन दिया है उसको भी मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो अब एक अलग तरीके का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसमें पॉलिनोमियल दिया नहीं रहेगा, हमको ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है जो पॉलिनोमियल हम ढूंढेंगे उसके जीरोज का सम दिया है -3 और उसके जीरोज का प्रोडक्ट दिया है कितना 2। जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमको क्या करना है पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो इसको कैसे ढूंढते हैं, तो सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन। जब हम लिखेंगे तो गिवन क्या दिया है, गिवन में हमको दिया है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, याद आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो होगा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। अब अल्फा प्लस बीटा के जगह पे उसका वैल्यू रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे उसका वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस दिया है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -3 लिख लेंगे। ये क्वेश्चन में दिया, फॉर्मूला में दिया था, और -3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, इंटू में है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 2 और इज इक्वल टू 0। मैं बस अभी तक पुट किया हूँ बस वैल्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ है तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है। यानी अगर हमको जीरोज का सम दिया हो और जीरो का प्रोडक्ट दिया हो तो इस फॉर्मूला पे रख के हम क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल गया। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो में जो भी हमारा चैप्टर 2 में दिया है सभी कंक्लूजन को
जो भी सॉल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सारा चीज़ बता दिया गया है। पॉलिनोमियल सारा एकदम बढ़िया से समझा दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के पास सेंड करिए, ताकि मेरे से वो भी जुड़ सके जैसे कि आप जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ।